नमस्कार और हर पल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्या और मैं हूं सोमा। आज हम आपके लिए एक बहुत ही विस्तृत समाचार बुलेटिन लेकर आए हैं, जिसमें हम देश विदेश, व्यापार, विज्ञान, खेल और राज्यों की हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर को कवर करेंगे। जी हां, आज का बुलेटिन व्यापक होने वाला है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचारों के साथ। राष्ट्रीय समाचार। भारत ने अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नासा और इसरो के साझेदारी में निर्मित निसार यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट का 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण हुआ। ये दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसमें 12 मीटर चौड़ी रेडार एंटीना लगी है। इसकी सबसे खास बात इसकी सेंटीमीटर स्तर की सटीकता है, जिससे पृथ्वी की सतह, ग्लेशियर पिघलने, समुद्र तल में परिवर्तन और बाढ़ के प्रभाव का बेहतर विश्लेषण संभव हो सकेगा। ये मिशन भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों का भी प्रतीक है। अगले 3 महीनों में टेस्टिंग के बाद ये दुनिया के लिए खुला डेटा उपलब्ध कराएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC की अपनी हालिया यात्रा में स्पेस सेक्टर में भारत की क्षमताओं की समीक्षा की। उन्होंने अमृतकाल 2047 तक भारत का स्पेस रोड मैप प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिसमें चंद्रयान, गगनयान और भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन शामिल हैं। बिल्कुल, और सरकार ने स्पेस क्षेत्र में विदेशी निवेश, निजी कंपनियों की भागीदारी और जनता को उपग्रह डेटा उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसका लक्ष्य छात्रों, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री की सहभागिता को बढ़ाकर भारत को वैश्विक स्पेस मार्केट में एक अग्रणी ताकत बनाना है। अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा की। देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। इसमें 570 बैंकों और 36 राज्यों की पुलिस समेत 620 संस्थाओं को जोड़ा गया है, ताकि सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान हो सके। इसके अलावा फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर सॉफ्टवेयर संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन का विश्लेषण करके खातों को ब्लॉक भी कर सकता है। टेलीकॉम सेक्टर में AI का उपयोग करके 82 लाख से अधिक फर्जी मोबाइल कनेक्शन पहले ही रद्द कर दिए गए हैं। ये एक भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पंजाब सरकार ने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए 31 जुलाई को राजकीय अवकाश घोषित किया है। शहीद ऊधम सिंह ने 1940 में जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला माइकल ओडवायर की हत्या करके लिया था। इसी के साथ पंजाब सरकार ने पटियाला भवानीगढ़ राष्ट्रीय महाराजमार्ग का नाम शहीद ऊधम सिंह के नाम पर रखने का औपचारिक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इस फैसले का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और शहीद के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां AI और बिग डेटा पर आधारित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सड़क हादसों के मूल कारणों की पहचान करना और ब्लैक स्पॉट्स का अनुमान लगाना है। इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने देश में विकसित मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स के व्यावसायीकरण के लिए पहल की है। ये वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम से लड़ने में सक्षम है और सामुदायिक संक्रमण को रोकने में मदद कर सकती है। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत मलेरिया उन्मूलन में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस टीके की खास बात इसकी लंबी थर्मल स्थिरता और कम लागत है, जिससे इसका सफल वाणिज्यीकरण भारत को मलेरिया उन्मूलन में एक नया मुकाम दिला सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूस के पूर्वी सुदूर कमचटका प्रायद्वीप के पास 29 जुलाई 2025 को 8.8 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया। ये 2021 की चौथी सबसे बड़ी भूकंप है, जिसका केंद्र सिर्फ 20 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के बाद रूस, जापान और अमेरिका समेत कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। मध्य पूर्व में गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष ने 18 महीने में 55,000 से अधिक मौतों का भयानक आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें लगभग 1/3 मृतक बच्चे हैं। ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुआ था। मानवीय संकट इतना गहरा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने नरसंहार की ओर बढ़ने की चेतावनी दी है। इसी संकट के बीच यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री केयर स्टॉमर ने ऐलान किया है कि यदि इजराइल मानवीय संकट को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, तो ब्रिटेन सितंबर 2025 में फलस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता दे देगा। फ्रांस ने भी इसी तरह की घोषणा की है।
एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवादित सीमा क्षेत्रों को लेकर 5 दिनों तक हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई और 3 लाख से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा। अंततः मलेशिया की मध्यस्थता में 28 जुलाई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम घोषित हुआ। कूटनीतिक मोर्चे पर 31 जुलाई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और लाओस के राष्ट्रपति थोंगलोन सिसोलीत के बीच मॉस्को में उच्च स्तरीय वार्ता होगी। इस बैठक में व्यापार, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। यूरोप में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हो रहे हैं। छात्र भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए समय से पहले चुनाव की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन इतने बढ़ गए कि पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। और अमेरिका से एक दुखद खबर। न्यूयॉर्क सिटी के मिडटाउन में 29 जुलाई को एक ऑफिस बिल्डिंग में 27 साल के शेन डामर ने हाई पावर राइफल से गोलीबारी की, जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अफसर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बाद में संदिग्ध ने आत्महत्या कर ली। पुलिस इसे लोन शूटर घटना मान रही है। व्यवसाय और वित्त। अब बात करते हैं व्यापार और वित्त जगत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी दबाव देखने को मिला। प्रमुख सूचकांक निफ्टी 24,700 के नीचे लुढ़क गया और रुपया डॉलर के मुकाबले 87.94 के 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया। हालांकि एक सकारात्मक खबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। IMF ने ये अनुमान वैश्विक मांग में सुधार, विदेशी निवेश में वृद्धि और घरेलू उपभोग बढ़ने के आधार पर लगाया है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने UPI भुगतान प्रणाली में फेस ID और अन्य बायोमेट्रिक पहचान तकनीकों को शामिल करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित, तेज और धोखाधड़ी को कम करना है। कॉर्पोरेट जगत से एक बड़ी खबर है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने शैलेश जेवरेकर को 2026 में अपना नया CEO नियुक्त किया है। ये पहली बार है जब कोई भारतीय इस प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी का CEO बना है। उनका चयन वैश्विक स्तर पर भारतीय नेतृत्व की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। वहीं भारतीय फिल्म उद्योग इस समय संकट से गुजर रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पर घटती दर्शक रुचि और बढ़ते उत्पादन खर्चों के कारण उद्योग पर दबाव है। थिएटरों में टिकटों की बिक्री कम होने से नई फिल्में कम बन रही हैं और निर्माता लागत घटाने के लिए नए मॉडल तलाश रहे हैं। और मैं हूँ सोमा। अभी तक हमने आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और व्यापार जगत की बड़ी खबरों से अवगत कराया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लैटिन अमेरिकी देशों ने क्षेत्रीय भाषाओं और संदर्भों को ध्यान में रखकर अपना नया AI मॉडल लैटम GPT लॉन्च किया है। ये मॉडल स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर AI की उपयोगिता बढ़ेगी। खगोल विज्ञान में एक दिलचस्प खोज हुई है। एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यूरेनस ग्रह जीवाश्म युग में अपेक्षा से अधिक गर्म था। ये खोज सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास और पृथ्वी के जलवायु मॉडल को समझने में मदद करेगी। चिकित्सा प्रौद्योगिकी में एक रिकॉर्ड सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी यानी OCT में 350 किलोहर्ट्ज पर एक रिकॉर्ड स्पीड तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से शरीर के ऊतकों के अंदर की छवियों को बिना नुकसान पहुंचाए तेजी से देखा जा सकता है, जिससे रोग निदान में क्रांति आ सकती है। कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने AI संचालित माइक्रोफ्लूइडिक स्ट्रिप्स विकसित की हैं। ये छोटे उपकरण रोग जनकों के व्यवहार का वास्तविक जीवन मॉडल पेश करते हैं, जिससे नई दवाओं के विकास और इलाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और भारत से एक और बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि। भारतीय शोधकर्ताओं ने मिलीपीड के एक संस्करण से एक प्रभावित दर्द निवारक दवा विकसित करने का तरीका खोजा है। ये दवा पुराने और तीव्र दोनों तरह के दर्द के लिए प्रभावी होगी और इसके साइड इफेक्ट्स भी काफी कम होंगे। खेल समाचार। अब बारी है खेल जगत की सुर्खियों की। भारत इंग्लैंड के बीच अक्टूबर में होने वाले निर्णायक टेस्ट से पहले इंग्लैंड टीम को बड़े झटके लगे हैं। कप्तान बेन स्टोक्स चोटिल होने के कारण बाहर हैं और उनकी जगह ओली पोप कप्तानी संभालेंगे। भारतीय क्रिकेट के लिए एक गौरवपूर्ण मुशान। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ICC T20I रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। वे विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं। हिम्मत और जज्बे की एक और मिसाल पेश करते हुए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में एक मैच में फ्रैक्चर के बावजूद अर्धशतक बनाकर सभी को प्रभावित किया है। उनकी इस लगन ने टीम के मनोबल को काफी बढ़ाया है। न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को पहली पारी में सिर्फ 149 रनों पर समेट दिया। इसके बाद दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट खोए 92 रन बना लिए हैं, जिससे मैच पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई है।
और अंत में हॉकी की बात। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आगामी ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। कोच ने टीम की डिफेंस स्ट्रैटेजी को मजबूत करने पर अधिक ध्यान देने का संकेत दिया है। टीम में युवा खिलाड़ियों का जोश देखकर इस बार ओलंपिक में पदक की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। राज्य समाचार। अब चलते चलते कुछ राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, विंध्य और आगरा क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए 80 से भी ज्यादा अग्निवीरों की नियुक्ति की गई है। ये पूर्व जवान अवैध शिकार, जंगल की आग और अवैध कटाई से निपटने में मदद करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए सिंगापुर का दौरा किया। उन्होंने वहां के प्रमुख वैश्विक निवेशकों के साथ बैठकें की और राज्य में औद्योगिक कॉरिडोर, बंदरगाहों और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रस्तुत किए। बिहार सरकार ने राज्य की 90,000 से भी ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए मासिक कर दिया है। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को अब प्रत्येक डिलीवरी के लिए 600 रुपए मिलेंगे। इस कदम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। और अंत में महाराष्ट्र सरकार ने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती के अवसर पर हर साल 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे यानी कि सतत टिकाऊ कृषि दिवस मनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य किसानों में सतत खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो ये थी आज की सभी प्रमुख खबरें विस्तार से। हमने कोशिश की कि आप तक हर जरूरी जानकारी पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये विस्तृत एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हर पल हिंदी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।